अच्छा, मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन मैं ज़रा सेनेटर हामिद खान साहब जिन्होंने जाना भी है इस वक्त ज़रा वो जल्दी में भी हैं, उनसे बात कर लूँ। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि ना कुछ हुआ तो हंगामा क्या, आपने तहरीक का ऐलान कर दिया और आपने कह दिया कि हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे और अदलिया पर हमला हो गया, तो क्या हुआ? क्या तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि जो मुसद्दा सामने आज आ गया है, जो उसको छुपा रहे थे, उसके देखने के बाद तो ये चीज वाज़ेह हो गई कि असल जो हमला होना है वो अदलिया के निज़ाम पे होना। ये तकरीबन इन्होंने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद कर देना है, हाई कोर्ट को बेअसर कर देना है और हम जो चीज चाहे मनमानी करेंगे, हमें कोई रोकने वाला, ये हमारे गलत फैसलों पर कोई इंसाफ करने वाला नहीं। लेकिन मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि मैं देखिए मैं आपसे जरा वजाहत के तौर पर, क्योंकि हम हमेशा आपको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से आइन की तशरीह करते हैं। ये जो आपने मफरूज़ा बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला, ये क्या हमला है? सर, हमला, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मुतबादल कोई अदालत बनाएंगे तो उससे बड़ा हमला नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद जो है वो मुल्क की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही हम कहेंगे। आप कहां से नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले आएंगे? और इसका मतलब, लेकिन आइन तो उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहता है ना जी। उसको तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। ये कहां पे लिखा हुआ? उसका टाइटल जो भी हो, क्योंकि ये फेडरल कोर्ट है, चारों सूबों की कोर्ट है और टॉप एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो इसलिए यही एक्चुअली सही माने में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसके होते हुए दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं हो सकती। और ये कौन डिसाइड करेगा? मैं कचबैसी के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कौन डिसाइड करेगा कि ये नहीं हो सकती? ये इसलिए नहीं हो सकती कि एक मुल्क में दो अदालती निजाम नहीं हो सकते। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, असल में ये कंफ्यूजन इसलिए है कि लोगों को आईनी असूलों के साथ कोई इंट्रोडक्शन का वास्ता नहीं है। आप देखिए, किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कोर्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, कनाडा, किसी हद तक यूएसए भी, फिर बाकी जितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज आते हैं, वहाँ यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर होता है। वहाँ नीचे से लेके, मतलब सिविल जज और मैजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक ही स्ट्रक्चर होता है। आपके पास फेडरल शरिया कोर्ट भी है ना जी? फिर तो सुप्रीम कोर्ट अगर मौजूद है, शरिया कोर्ट, लेकिन उसको भी उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है सिस्टम के अंदर। उन्होंने उसको सेपरेट फेडरल कोर्ट फॉर शरिया, राइट? शरिया के लिए स्पेशल कोर्ट है और वो भी इंटीग्रेटेड है सिस्टम के अंदर, तो उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के साथ इंटीग्रेटेड होगी। वहीं से जज जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही सारा अदालती निजाम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल कोई और कोर्ट नहीं हो सकती, वरना तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी। वो तो कोई निजाम ही नहीं होगा और सिवाय कंफ्यूजन की। मैं सिर्फ चलो साहब एक्सप्लेन कर दूं आम अल्फाज में कि क्या होती है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। ये वो लोगों ने ये बात की है जिन लोगों को बुनियादी आईनी असूलों का नहीं इल्म। देखिए, दो सिस्टम है दुनिया में इस वक्त, कोर्ट सिस्टम। एक को हम कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम, जिसके तहत वो सारे ममालिक आते हैं जहां पर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है नीचे से लेकर ऊपर तक। एक है कॉन्टिनेंटल सिविल लॉ सिस्टम, जो यूरोपियन सिस्टम है, जो फ्रेंच जर्मन सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत पैरेलल कोर्ट सिस्टम्स होते हैं, 5 या 6। मसलन जर्मनी में, फ्रांस में, फिर इसी तरह उसी के बेसिस पे इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सब जगह है। वो है जहां पर हर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये सिविल लॉ सिस्टम का टॉप तक स्ट्रक्चर है। लेकिन सेनेटर साहब, कदा कलामी, देखिए मुझे आदत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि अगर एक मुल्क की पार्लियामान ये डिसाइड करती है कि हमें
जो हमने किताबों में पढ़ा है उस निज़ाम से आगे जाके काम करना है, क्योंकि 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तमाम तर कोशिश के बावजूद वो तय नहीं हो पा रहे। जज साहिबान जो हैं, और आपने वो जज साहिबान भुगते हुए हैं, माजी में आपने वो जज साहिबान भुगते हुए हैं, आप उनके सामने आप प्रेजेंट करते थे, मुझे पता है आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होता था, जो तमाम तर सहूलियात इंजॉय करते हुए अपने आप को पार्लियामेंटेरियन से बाला समझते हैं। तो अगर पार्लियामान इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाना चाहती है तो ये पार्लियामान का इस्तेकाक तो है ना, ये तो माने आप। नहीं है, नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो, जो बेसिक आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट द ऑडियो। एनीवेज, ये अब आपने सुन लिया जी, ये मामला। सर, मैं आपका एतराज़, आपकी जमात को पार्लियामान के इस्तेहकाक पर तो कोई एतराज़ नहीं है कि आईनी अमेंडमेंट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर आपको एतराज़ है या नहीं है? मैं ज़रा एतराज़ात सुनना चाहता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे देखें, मौलाना साहब ने ख़ुद भी कहा है कि आईनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होनी चाहिए और इस्लाहात होने चाहिए अदलिया में। ठीक, लेकिन ये जो मौजूदा पैकेज आया है, इसमें जो खदशात डेवलप हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि 24 घंटे पहले क्या कुछ नहीं हो रहा था, कि जिस तरह हर तरफ आपकी पजीराई हो रही थी, क्या कुछ नहीं हो रहा था। कौन सा ऐसा लीडर जो आपके दर पे जिसने हाजिरी नहीं दी, आपसे मुलाकात नहीं, तो आपको तो पीछे 24 घंटे में देखें, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हम खुद वोट करते, खुद पेशकदमी करते, लेकिन अगर वो पैकेज हमें एक्सेप्टेबल होता और हम समझते कि उसमें वो न्यूट्रलिटी है, ये तो आप देखें हमारे खदशात तब बढ़ने शुरू हुए और कुछ यकीन में बदलने शुरू हुए कि जो आज की अर्जेंसी ये कर रहे थे कि जो 51 का था, 63A का था, अदलिया से रिलेटेड जो थे, तो वो तो वही मैं कहूँगी कि एक पिछले हफ्ते एक ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए एक एक्ट भी कर दिया था। तो अगर इस तरह हम नजरिए जरूरत की तहत अपने पार्टी के लिए वो करते, तो चेंज कर देते। पार्लियामान का इस्तेकाक तो ये है ना कि आप तब्दील कर लेते, कंसेंसस बनाने के लिए क्राफ्ट करते, ये तब्दील कर देते, तो इसमें तो इत्तेफाक है ना। इसकी तो उस वक्त तो नौबत ही नहीं ना। अभी ये थे, आप खुद अपने 10-15 दिन पहले की अपनी निकाले बयानात हुकूमत के, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही, अच्छी बात है क्योंकि हुकूमत का काम ही यही है, हमारा काम ही ये है कि हम कानून साजी करेंगे, लेकिन वो तो खुद डिनाई कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे अपोजिशन का यही एतराज़ था, बल्कि मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के भी कुछ लोग जो हैं ज़रूर इसमें शामिल थे, अगर वो बुलंद आवाज़ में नहीं कहते लेकिन उनके दिल धड़कते थे और उनकी आवाज़ हमारे साथ वो हम आवाज़ थे कि इस अर्जेंसी की क्या ज़रूरत है, हमें तरीक़ेकार मोडेलिटी पे है, आप लेके आए, चले ड्राफ्ट नहीं लेके आते क्योंकि थ्रू फेडरल कैबिनेट आता है, लेकिन आपके पास 18th अमेंडमेंट की भी एग्जांपल है। मुझे एतराज आपका समझ आएगा, तो तरीकाकार पर एतराज है, टाइमिंग पर एतराज है, कुछ शिकों पर आपको एतराज है, लेकिन पार्लियामान का हक जो है कानून साजी करना है। दोस्तों जी, बैक टू दैट डिबेट, इस बात से कतई नजर, अब तो खैर एकेडमिक डिबेट लगती है, क्योंकि ना वो तरमीम फिलहाल है, ना उसको कोई हतमी मुसवदा है, हमारे सामने उसके कुछ डायमेंशंस हैं। तो पार्लियामान का इस्तेहकाक जो है ना, पार्लियामेंटेरियन को तो सारे रेलू कट्टा समझते हैं कि नहीं? नहीं, अब मेरा अपना ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो वो लोग भी जो इस पार्लियामान को, मौजूदा असम्बली को फार्म 47 वाली कह रहे थे, वो भी अब उन्हें समझ आई है कि प्रिविलेज होती है जब से ये हमला हुआ है पार्लियामान लॉजिस में, और आप देखें वो रहा हो क्या गए। बाकी ये कि जैसे बीवी ने बहुत सही फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हामी हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के, इसी तरह पीटीआई के भी काफ़ी लोग इसके हामी हैं, और ये बात पब्लिकली पार्टी पॉलिसी डिक्लेयर्ड, आपने देखा हामिद साहब सर, अब वो हामिद साहब ने तो आपको बताया ना, लेकिन हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने खड़े होकर कहा कि पीटीआई के लोग भी ये चाहते हैं। अब उसमें जो प्रोवाइज़ो है वो नहीं कोई बयान कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए, यदि प्रोवाइडेड फायज ईसा उसके सरबराह ना हो। तो ये इस तरह की बात जो है ज़ाहिर है इनके प्राइवेट हुई होगी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस तमाम मुद्दे के अंदर पार्लियामान की ताकत आपको बढ़ती हुई नज़र आती है, वज़न आपको बढ़ता हुआ नजर? मेरा अपना ये ख्याल है जी कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, मैं उनका बड़े अरसे से मुतक़िद हूँ जी, अगरचे माशाल्लाह हम तो गुनाहगार किस्म के आदमी हैं, वो बड़े ये पहुँचे हुए हैं। ये नजरियाती इख्तिलाफ जी, वो नजरियाती उस हवाले से बात करो, लेकिन मेरी उनके साथ बहुत फ्रैंकनेस है और वो बहुत कुशादा दिल आदमी है, आई मस्ट से दैट। और वो ये कि बिल आखिर मुझे कामिल यकीन है कि मौलाना जो हैं
वो बहुत सारे लोगों को ये बताएंगे कि इसे कहते हैं कि सेहरा सुखनवर ऐसे लिखते हैं, और वो पीटीआई के वो काफ़ी सॉफन कर देंगे। ठीक। और मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ। तो ये और मेरी दानिश में, अगर आप बुरा ना माने, सिर्फ 1 मिनट, मेरा माथा उस दिन ठिनका था। बड़ी अजीब सी बात है, मैं जितनी मरतबा मौलाना को मिला हूँ, मैंने आज तक उन्हें कभी शिकार से दिलचस्पी लेते नहीं सुना। उनसे बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 घंटे लंबी भी नशिस्तें हुई। आसिफ अली जरदारी साहब से भी किसी ज़माने में मिल लिया करते थे, इतने लंबे चौड़े। वो ज़्यादातर भिटाई के शेरों पे होते थे, वो भी कुछ शिकार का जिक्र नहीं करते थे। जिस दिन आसिफ अली जरदारी गए हैं मौलाना के यहाँ और उन्होंने उन्हें बंदूक का तोहफा दिया, मैंने कहा वो बड़ा अलामती था। मैं सोचता रहा, मुझे अब समझ आई वो बंदूक उन्हें दी, यार शहबाज को बंदूक फारक कर। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैड हैपेंड। शहबाज मैं मजाक नहीं कर रहा, गोली के बगैर। चले गोली के बगैर। बहुत सारे एक सिंबॉलिक बात होती है। गोली के बाद सर वो यही छरे वाली भी तो होती है ना, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये पानी वाली भी होती है। नहीं सर, ये है बड़े घेरे से। और अब देखिए आज क्या हुआ है, कल वो हुकूमत ने बड़ा था कि जी हफ्ता इतवार रोज हिलना नहीं, ये वो इधर उधर, अभी भी खुल के नहीं बताएंगी। 8-9 मरतबा मैं भी 2 दिन गया, वो हमारे बहुत सारे एमएनएस बेचारे बाहर जाते थे, वो बुला लेते थे। बाखुदा 2 आदमी बेचारे इंसुलिन लगाने बाहर जा रहे थे, तो उनको भी ये भागना पड़ा। ये भैया आंखों के सामने की बात कर रहा हूँ आज। जरा इनसे अहवाल पूछ लेते हैं। तो इस पे तो वापस आई है कि जो हामिद खान साहब कह रहे थे कि पार्लियामान का इस्तेहकाक ये नहीं है कि मौजूदा कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म की तब्दीली की जाए, तो फिर पार्लियामान का इस्तेहकाक तो कुछ ना हुआ ना। तो कल तो ये तो खैर उनकी अपनी सोच होगी। पार्लियामान के इस्तेहकाक को जो है वो लिमिट करना, और उसको जो है उनकी अपनी तारीफ़ है कि पार्लियामान का क्या इस्तेहकाक है। लेकिन बहरहाल अगर पार्लियामान ये चाहे, और अपनी दानिस्त में उस वक्त के बड़े लीडर्स ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एक तारीख़ी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जब साइन किया था, तो इसमें साथ में क्या था, ये सबसे बड़ी बात यही थी